संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। मणिपुर की घटना पर बहस के नियमों को लेकर विपक्ष के शोर शराबे पर कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित। सरकार ने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही पीएम की विपक्ष से अपील, सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को बढ़ाएं आगे। डेटा प्रोटेक्शन समेत कई अहम बिलों का किया जिक्र। कहा, ये भारत के उज्जवल भविष्य के गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाने का अनुरोध। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी का सख्त बयान। कहा, घटना सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली, देश को दिया भरोसा। कहा, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाने को कहा। मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता में शामिल 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मणिपुर में राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक को बुलाकर महिलाओं के साथ अभद्रता की घटना के लिए जानकारी। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा, आरोपियों की पहचान कर की गई कार्रवाई। घटना में शामिल 4 लोग गिरफ्तार। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ बारिश का जारी है कहर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन की घटना में 14 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा कर लिया हालात का जायजा। गुजरात के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश। और मेजबान देश न्यूजीलैंड ने जीत के साथ की फीफा महिला विश्व कप में शुरुआत। पहले मुकाबले में नॉर्वे को दी मात। पिछले 15 विश्व कप के मैचों में कीवी टीम की पहली जीत। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराकर की जीत के साथ शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। 23 दिन का ये सत्र है। 17 बैठकें होंगी इनमें और जिनमें 31 नए विधेयक पेश किए जाने हैं। सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां पीएम ने विपक्ष से जनहित में सहयोग मांगा, वहीं विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों की अहमियत को भी रेखांकित किया। गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने संसद पहुंचने पर कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में सावन के पवित्र मास में अनेक पवित्र कार्य करने का मौका है और उन्हें भरोसा है कि सभी माननीय सांसद मिलकर इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सत्र में जनहित के ज्यादा से ज्यादा काम करें। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कई अहम विधेयकों का जिक्र किया और कहा कि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। उस समय
डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार संसद में आ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि सदन में गंभीरता पूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि आज से शुरू हुआ सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में सरकार की ओर से 31 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां एक और मणिपुर में महिलाओं की मर्यादा हनन का मामला संसद में गूंजा, तो वहीं राज्यसभा में महिला सम्मान का उदाहरण सामने आया, जब उपाध्यक्षों के पैनल की घोषणा में आधी महिलाएं भी शामिल की गईं। लेकिन संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के दलों ने हंगामा किया। जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सुबह 11 बजे सभापति ने सबसे पहले वर्तमान और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी। बाद में विपक्षी दल नियम 267 के तहत मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग करने लगे। सदन में हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। We have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day, and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this. राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल की घोषणा भी की गई। सभापति ने बताया कि नव नियुक्त पैनल में आधी संख्या महिलाओं की है। That panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 17th of July 2023. Honorable members will be happy to note that 50% of the vice chairpersons happen to be women. उच्च सदन में 2 बजे भी सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन स्थगित होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 सदन में पेश किया और 2019 का पुराना बिल वापस ले लिया। नए बिल में पायरेसी को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Cinematograph Amendment Bill 2023, further to amend the Cinematograph Act 1952. उधर लोकसभा में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगत हुए 2 मौजूदा सांसदों और 11 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। हमने ये स्पष्ट कर दिया है, माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम सदन दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है।
इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है? हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो, और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार 31 बिल सदन में पेश करना चाहती है, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल, जन विश्वास बिल सहित कई अहम विधेयक शामिल हैं। पहले ही दिन जिस तरह विपक्षी दलों ने रुख अपनाया है, ऐसे में देखना होगा कि क्या सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज, दिल्ली। दरअसल मणिपुर में जिस घटना का वीडियो सामने आया है वो 4 मई का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मणिपुर से दिल्ली तक गुस्सा देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना पर देश स्तब्ध है और इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली बताते हुए देश को भरोसा दिया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाने को कहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से बात कर दोषियों के खिलाफ तेज व सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से फोन पर बात की और घटना की निंदा की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मणिपुर से आए 2 महिलाओं पर यौन हिंसा के वीडियो को भयावह, निंदनीय और अमानवीय बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पार्लियामेंट टीम और विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाना अंतर्गत अपहरण और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध मामले में पुलिस ने 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और छापेमारी की जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने राज्य में हुई घटना पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। घटना के संबंध में उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। As of now, one has arrested yesterday, and recently I got one information, another one also arrested now, and those who involved will also be arrested and booked as per the law of the land at the earliest. मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसकी वजह से राज्य के साथ साथ पूरा देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस भयावह वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाने और राज्य में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा का शिकार होते दिखाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। देश में मानसून की बारिश कई तरह की मुश्किलें भी लेकर आई है। पंजाब से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई हिस्सों में वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन की घटना सामने आई है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के प्रकोप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में जहां तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है, वहीं पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, भांद्रा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोडिया में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को गुरुवार को बंद रखा गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अधिकारियों के साथ जलजमाव की समस्या पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। घटना के बाद NDRF की 2 टीमों ने मोर्चा संभाला और राहत और बचाव के काम में हिस्सा लिया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। NDRF है, SDRF के, DDRF के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। जहाँ तक टेक्निकल इक्विपमेंट की बात है, हमारे पास विक्टिम लोकेटेड कैमरा और लाइव डिटेक्टर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। फिर भी हम जो इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट, हमने वो इस्तेमाल यहाँ पे लाके किए हैं। गुजरात के कई हिस्सों में भी गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई। जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, वलसाड और सूरत जिलों में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य में 22 जुलाई को एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच एक और अन्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। वहीं पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक कॉरिडोर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, जबकि तेलंगाना के हैदराबाद में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। This is due to the systems that I told you. That is mainly due to the low pressure system and the shear zone, and there is one more cyclonic circulation lying over South Chhattisgarh. So all these 3 systems will be influencing, and we will be getting rainfall over Andhra Pradesh, entire Andhra Pradesh. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी है। कई जगहों से पानी की निकासी का काम सुचारू रूप से किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिशिर शेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील में बुधवार रात हुए भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 4 दलों को बचाव कार्य में लगाया गया है। तेज वर्षा और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर शाम को बचाव कार्य रोक दिया गया। इसे कल सुबह फिर शुरू किया जाएगा। हमारे साथ NDRF के कमांडेंट इस वक्त SP सिंह सर हैं। सर ये बताइए, जो ऑपरेशन है कितना चुनौतीपूर्ण रहा, स्थिति और आसपास की जो सिचुएशन उसको देखते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब इनफैक्ट ये लैंडस्लाइड लास्ट नाइट हुआ था और हमें रात में करीब 12:30-1 के करीब पता लगा। और
और उसके उपरांत हमने वहाँ से ही 2 टीमें रवाना करी। हमारा हेडक्वार्टर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। चुनौतीपुर कहेंगे तो चुनौती राइट फ्रॉम रोड पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ पहुँचती हैं वहीं से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर आप देख रहे हैं इस बरसात में, इस तूफानी हवा में अपने इक्विपमेंट्स लेके पैदल चल के आना है ट्रैकिंग में, और ये प्लेस भी काफ़ी हाइट पे चढ़ने में। दूसरी चुनौती थी कि अमूमन लैंडस्लाइड होता है या अर्थक्वेक होता है तो जो हैवी मशीनरी इक्विपमेंट है डिगिंग का, लिफ्टिंग का अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ की चुनौतीपूर्ण मतलब क्लाइमेट को देखते हुए जो कि सुबह से भारी बारिश हो रही है और टेरेन को देखते हुए ये हैवी मशीनरी, जैसा कि सीएम महोदय ने भी कहा कि यहाँ पे लाना नामुमकिन सा है। तो ये कार्य जो है, जो हमारी टीमें और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है, ये कार्य मैनुअली करा जा रहा है। सर, एनडीआरएफ में कई तरह की चैलेंजिंग ऑपरेशंस किए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में की जाती है, काफ़ी यहाँ पे जनरली आप लोग टेक्निकल सर्विलेंस के लिए जाना रहता है, टेक्निकल जो आप लोगों का इक्विपमेंट रहता है उसको क्या इसकी मदद यहाँ पे दी जा रही है, संभव हो पाया है कि उसको यहाँ पे कराया जा सके, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि क्या वो जो मशीनरी रहती है वो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। जहाँ तक टेक्निकल इक्विपमेंट की बात है, हमारे पास विक्टिम लोकेटेड कैमरा और लाइव डिटेक्टर्स हैं। टेक्निकल इक्विपमेंट हमने वो इस्तेमाल यहाँ पे लाके किए हैं और उसको सर्च एंड रेस्क्यू में इस्तेमाल किया है। ओवरऑल सर कितने मेन पावर हैं आपके यहाँ पे अभी तक, ओवर कितने मेन पावर डिप्लॉय किए हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि कब तक ऑपरेशन जो है? आई थिंक मेरे यहाँ पे मोर देन 4 टीम्स, मतलब 100 पर्सनल्स आर डिप्लॉयड राइट फ्रॉम 5:30 इन द मॉर्निंग। दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। और जहाँ तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने की समय सीमा तय करना है वो इस समय डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 1-2 दिन में भी चल सकता है और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। डिपेंड्स कि कितनी मैन पावर और उपलब्ध होती है हमें, और उसमें हम काम थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। बट अभी सर्वाइवर्स की मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही रिमोट होती जा रही हैं। जिस तरीकों का ट्रेन हमने देखा, लैंडस्लाइड देखा, तो इसमें समय लग सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चलेगा जब तक कि एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ होल्ड ऑफ नहीं करती ऑपरेशन को, उसके भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि युद्ध स्तर पर लोग जो फंसे हैं उनको बचाया जा सके। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ बताया जा रहा है। भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर उपकरण अनुसंधान, सेमीकंडक्टर प्रतिभा अधिग्रहण और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कैसे समग्र लचीलापन लाया जाए जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा सेमीकंडक्टर मिशन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत और जापान ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन में मिनिस्टर निशिमुरा सान और भारत के बीच में साइन हुआ। इसमें 5 चीज़ें कवर होंगी: सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट की रिसर्च, सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट और ओवरऑल किस तरह से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में रेजिलियंस लानी है, उसके ऊपर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। विक्रमसिंघे की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना व मजबूत करना है। उनकी ये यात्रा पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जीवन पर आधारित पुस्तक के दिल्ली में आयोजित विमोचन समारोह को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में शिंजो आबे की नेतृत्व क्षमता को सराहा। उन्होंने कहा कि क्वाड जैसी पहल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
The Quad happened because Abe was persistent. The Quad has been successful because his other partners now responded. That this time in India certainly, you had people who didn't buckle down to pressure, who didn't back off from Quad when they were told to do so. So, but the Quad to my mind is also essential for the development of India-Japan relations. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को महेंद्रगिरी में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम SMPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण में 440 N के थ्रस्ट के साथ 5 लिक्विड एपोजी मोटर LAM इंजन और 100 N के थ्रस्ट के साथ 16 प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली RCS थ्रस्टर शामिल थे। इसरो के मुताबिक गगनयान का सेवा मॉड्यूल एक विनियमित द्विप्रणोदक आधारित प्रणाली है जो ऑर्बिटल मॉड्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके साथ गगनयान की चढ़ाई के दौरान कक्षा इजेक्शन सर्कुलराइजेशन ऑन ऑर्बिट नियंत्रण करता है। चरण 2 परीक्षण श्रृंखला से पहले गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के एकीकृत प्रदर्शन का परीक्षण किया गया। 250 सेकंड की अवधि के लिए आयोजित परीक्षण में RCS थ्रस्टर्स के साथ साथ LAM इंजनों को भी चालू रखा गया। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी। देश में चावल की कीमत में तेजी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ चावल के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। अगर नोटिफिकेशन से पहले जहाज़ों में चावल की लोडिंग शुरू हो गई है तो उसके निर्यात की अनुमति होगी। साथ ही उन मामलों में भी चावल के निर्यात की अनुमति होगी जहां सरकार ने दूसरे देशों को इसकी इजाज़त दे रखी है। सरकार ने इन देशों के फूड सिक्योरिटी की ज़रूरतों को देखते हुए इस तरह की अनुमति दी है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा मामले में बीजेपी ने 5 सांसदों की जांच समिति बनाई है। अनुसूचित जाति के सांसदों की 5 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है जो घटनाओं की जानकारी एकत्र कर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इंदौर में G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन था। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 डेलीगेट्स ने भाग लिया। वहीं गोवा में भी चौथा ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन ऊर्जा दक्षता के कई आयामों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान आज मुख्य कार्यक्रम से इतर क्लीन ऊर्जा पर आधारित सेमिनार भी आयोजित किए गए। आइए जानते हैं क्या खास रहा G20 के दोनों कार्य समूहों की बैठकों के दौरान। इंदौर में G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक के दूसरे दिन सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल अंतर जैसे अहम मुद्दों के फाइनल ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। तीनों मुद्दों पर अंतिम डिक्लेरेशन शुक्रवार को रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक के बाद सामने आएंगे। वहीं शुक्रवार 21 जुलाई को होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक के लिए G20 और आमंत्रित देशों के मंत्री इंदौर पहुंच चुके हैं। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों का स्वागत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों से करीब 30 मंत्रियों समेत 165 डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री स्तरीय बैठक का शुभारंभ शुक्रवार को प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश से होगा। वहीं गोवा में ETWG की 2 दिवसीय बैठक में 120 से अधिक प्रतिनिधि ऊर्जा परिवर्तन एजेंडे पर विचार विमर्श करने और परिणामों का मसौदा तैयार करने के लिए एक साथ आए, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच दक्षता, न्याय, स्थिरता, वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल रहे। वहीं प्रेस संबोधन के दौरान बोलते हुए ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के मामले में अहम सफलता मिली है। ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने में सफलता मिली है। भारत द्वारा प्रेषित वॉलंटरी वर्किंग एक्शन प्लान वर्किंग ग्रुप ने इस पर ध्यान भी दिया है। हमने ड्राफ्ट का 60% काम पूरा कर लिया है। ETWG बैठक के मुख्य कार्यक्रम के अलावा G20 के प्लेटफॉर्म के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2 अन्य सेमिनारों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और SDG 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए DRI अनुप्रयोग जैसे विषय शामिल रहे। जो सोलर ग्रोथ है वो उतनी यूनिवर्सल नहीं है जितनी हो सकती थी। ISA का ये उद्देश्य है कि इस ग्रोथ को हम यूनिवर्सलाइज करें और सभी विकासशील देशों में पहुंचाएं, ताकि सोलर आपकी और मेरी कन्वीनियंस को मीट करे और हमारी सोर्स ऑफ प्रेफरेंस
बन जाए। गोवा में ETWG बैठक के दौरान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की ओर से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्लीन एनर्जी पर आधारित कई तरह के उपकरण प्रदर्शित किए गए। ये उपकरण न केवल पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प हैं। कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं। एक कॉमन थ्रेड इन सारे इक्विपमेंट्स में कि ये किसी न किसी तरह से क्लीन एनर्जी से चलते हैं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो बायोमास हो, चाहे बायो इथेनॉल हो। हमने इंडिया से तो सॉल्यूशंस लाए हैं, बहुत सारे ग्लोबल सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके जो डेलीगेट्स हैं, एनर्जी मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं परसों, तो वो लोग इनको देखें, इंस्पिरेशन लें और कैसे इनको स्केल कर सकते हैं। हमारे हिसाब से सिर्फ इंडिया में 4 लाख करोड़ का मार्केट है इन सॉल्यूशंस का। तो ऐसे कई सारे उपकरण हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे जगहों पर पहुँचाया जा रहा है, और अब जिस तरीके से हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन करना बहुत बेहद ज़रूरी है, ऐसे में ये सारे उपकरण बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे। कैमरा पर्सन एन रेड्डी के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, गोवा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।